हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और वहां पे कल हमने जो स्टार्ट किया था मीन्स हमारी लास्ट क्लास में वो अलग अलग तरीके के जो बॉन्ड्स बनते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड्स को हम स्टडी कर रहे थे और हमने देखा था कि जिन भी कंपाउंड्स में ये आयनिक बॉन्ड्स होंगे उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं और अगर ये आयनिक बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में हैं तो उस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो वहां पर हमने उसका फिजिकल स्टेट देखा, हमने उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा, मेल्टिंग पॉइंट देखी, सॉल्युबिलिटी देखी और साथ में हमने कुछ और जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बात की, उसके जो ब्रिटल नेचर है उस पर हमने बात की। तो ये सारी की सारी कुछ प्रॉपर्टीज हमने आयनिक कंपाउंड्स की देखी। एक दो प्रॉपर्टीज और है उस पर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी आयनिक गुड मॉर्निंग कंपाउंड्स का, सर। गुड मॉर्निंग, वो किस तरह से होता है। तो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म जो है वो क्या होता है। अब देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है उसकी शक्ल सूरत, ठीक है, उसकी शेप, है ना। उस तो अगर वो सेम शेप के हैं मींस, अब आयनिक का शेप का तो कुछ ऐसा इशू है नहीं, तो हम किसी भी आयनिक कंपाउंड्स को उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जानते हैं कि वो कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखता है। तो अगर दो कंपाउंड्स ऐसे मिलें, कुछ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे मिलें जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, कि वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ये अगर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल ए है, दूसरा कोई क्रिस्टल बी है और दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं या इनमें आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म आप जानते हो, जहां स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, वहां पर उसको, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, देखो, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, है ना। मतलब वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी के पास में पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक ऐसा आयन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब वो पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में भी है, वो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो एक ही पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा सेम टाइप का, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, इसके कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा ये क्या है, नॉन रिजिड है, ओके। तो अगर इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, फिक्स, नॉन रिजिडिटी नहीं है, तो ये स्पेस आइसोमेरिज्म भी शो नहीं कर सकते। स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब अब डायरेक्टली क्या हुआ कि जैसे मान लो कि ये जो ए है ये बी के साथ में कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ना होकर के ऐसे भी तो हो सकती है, ये ए है और ये बी है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन ऐसे भी तो हो सकती है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, हो सकती है ना। तो यहां पर एक स्पेशल अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ओके। तो हम ये कहेंगे कि दे विल नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म, ये स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते जिस तरह से कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं,
आयनिक कंपाउंड्स में स्पेस आइसोमेरिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। तो अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की, कि वो कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा उन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम सबसे पहले स्टडी करें तो 1916 ने लुइस ने जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दो एटम्स के बीच में, वो उन्होंने बताया था क्या कि बॉन्ड्स जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, और हर एटम जो उस बॉन्ड को बना रहा है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, या ये कह सकते हैं कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करके और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक तरह का एक अट्रैक्शन फोर्स वहां पर जनरेट करता है, जिससे वो जो दो एलिमेंट के या एक ही एलिमेंट के जो दो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए बने रहते हैं, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने देखा कि अगर Na प्लस और Cl माइनस है तो Na और Cl ये कितने अपोजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जैसे सोडियम प्लस की इलेक्ट्रोवैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर करके बनाता है, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, Cl माइनस भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो दोनों की 1-1। लेकिन अगर हम यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में भी वही है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उसी को उसकी कोवैलेंसी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के इस आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेंगे, पास पास आकर के और बॉन्ड का ओवरलैपिंग करके शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये इस तरह का। और इसकी जो कोवेलेंसी होगी वो क्या होगी, 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, शेयरिंग की है। तो यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंसी होगी हाइड्रोजन की वो 1 होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, कुछ इस तरह से रहता है। और हम इसका स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि सारे के सारे कार्बन जो है वो इन 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो इस हाइड्रोजन के साथ में भी 1 है, इस हाइड्रोजन के साथ में भी 1 है, इस हाइड्रोजन के साथ में भी 1 है और इस हाइड्रोजन के साथ में भी 1 है। लेकिन ओवरऑल जो इसकी कोवेलेंसी होगी वो क्या होगी, वो देखो कोवेलेंसी क्या है, किसी को मतलब किसी के साथ। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये किसके साथ कितनी कोवेलेंसी शो कर रहा है। अब यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो 1 ही आएगी। अब यहां पर आप इसकी वैलेंसी को 4 मत बता देना, हम बात कर रहे हैं कोवेलेंसी। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस पूरे ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन जो है वो वैलेंसी शो करेगा 4, क्योंकि एक वैलेंसी, दूसरी कोवेलेंसी, तीसरी कोवेलेंसी और ये चौथी कोवेलेंसी। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 वैलेंसी शो करता है। और अगर हम जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहां कोवेलेंसी ऑक्सीजन की क्या हो गई, ये 2 वैलेंसी हो गई, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में ये ऑक्टेट पूरा करता है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करके और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो यहां कोवेलेंसी जो है वो 3 हो जाती है, यहां कोवेलेंसी 2 हो जाती है और यहां कोवेलेंसी 1 रहती है। ठीक है, बट यहां पर एक ही चीज है कि उसको अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसी एग्जांपल को लेकर के चलें तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। सो 1s2, 2s2,
2p4, ये इनर शेल है, ये काम नहीं आएगा, और ये जो 2s2 है ये 2p4 है, ये कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा 3 and 4। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको हम शो कैसे करेंगे? ये हमारा ऑक्सीजन, और इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ आप शो करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही दूसरा हाइड्रो ऑक्सीजन होगा, इसका भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा इस तरह से। इस वाले ऑक्सीजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो ये दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? आपस में शेयरिंग किया। ठीक है, तो यहां पर कोवेलेंसी क्या हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां पर क्या कर रहे हैं? ऑक्टेट पूरा करने में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये शेयर करेंगे। ओके, सो ऑक्टेट रूल। अब बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोवेलेंसी बदलती रहती है, उनकी कोवेलेंसी एक जैसी नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी चेंज होती रहती है। जैसे Fe को अगर हम बात करें तो Fe 2+ फॉर्म में भी होता है, और Fe जो है वो 3+ फॉर्म में भी होता है। कॉपर जो है वो प्लस फॉर्म में भी होता है, और कॉपर 2+ फॉर्म में भी होता है। मींस इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी चेंज हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करके उतना ही चार्ज डेवलप कर लेते हैं, तो इनकी एक इलेक्ट्रोवैलेंसी है। लेकिन कोवेलेंसी में क्या है? कोवेलेंसी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में है फास्फोरस। अब फास्फोरस 2 तरह के कंपाउंड बनाता है। एक कंपाउंड वो बनाता है जो इसकी वैलेंसी दिखाते हैं 3, और एक कंपाउंड वो बनाता है जो इसकी वैलेंसी बताते हैं 5। मतलब PCl3 भी बनता है और PCl5 भी बनता है। PCl3 और PCl5 क्यों बनते हैं उसको अगर हम समझें तो यहाँ फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ये 15 इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से फिल होते हैं। ये तो इनर शेल है, तो दे विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट करेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे 3s2 3p3, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और है, थर्ड जब पीरियड हम पहुंच जाते हैं तो थर्ड पीरियड में 3D भी होता है, लेकिन वहां उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 0। तो यहां इलेक्ट्रॉन है 0। तो ये आपका 3s2 3p3 एंड 3d 0। तो ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा? क्लोरीन के जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, अब क्लोरीन को अगर हम देखें तो 17 होता है, तो इसको अगर आप लिखते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इस तरह से होता है। और ये इनर शेल है, ये आउटर शेल है, तो ये पार्ट नहीं करेगा, ये पार्ट करेगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, 3p5 है, तो 3p5 को आप इस तरह से लिखते हो, तो 1 2 3 4 5। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस 3p3 के, ये फास्फोरस के इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, इस ऑर्बिटल के, दूसरा क्लोरीन इसके साथ में, तीसरा क्लोरीन इसके साथ में ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा? PCl3 बनाएगा। लेकिन ये PCl5 भी बनाता है। PCl5 कैसे बनाएगा कि ये जो 3s2 का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के और कहां शिफ्ट हो जाता है? इस 3D में शिफ्ट हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो यहां जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका, ये 3s में फिर एक ही बचेगा, जो 3p है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से है ही, और ये जो 3d है, इस 3D में जो पहले 0 था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के आ गया इस 3s से। तो अब इसके पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? PCl5 फॉर्म कर देंगे। तो ये PCl3 और PCl5 बना रहा है, मतलब फास्फोरस जो है वो कोवेलेंसी 3 भी रख रहा है और इसकी कोवेलेंसी 5 भी है। तो ये वेरिएबल कोवेलेंसी शो करता है, जैसे कि आयनिक
कंपाउंड्स में जो आयंस है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर रहे हैं, वैसे ही ये कोवैलेंसी शो करते हैं। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो NCl3 बनाता है बट NCl5 नहीं बनाता, जबकि नाइट्रोजन फैमिली का ही है फास्फोरस जो PCl3 बनाता है और PCl5 बनाता है। ऐसा क्यों? तो यहां NCl5 क्यों नहीं बनता, या कई बार इसको NCl5 की जगह NH5 भी बोल सकते हैं कि ये NH3 बनाता है और NH5 नहीं बनाता, तो वो आप कैसे बता सकते हो? वो आप बता सकते हो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख करके। तो नाइट्रोजन में अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, और इसको आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3, ये 7 हो गए। और ये आउटर मोस्ट शेल को अगर हम लिखें ये 2s2 2p3 तो कुछ इस तरह का होगा, और ये इसके पास में, तो ये बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहां पे जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर 2d नहीं होता, और 2d नहीं होता तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो 2s के वो यहां शिफ्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑर्बिटल होता ही नहीं है 2d। और इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, NCl3 या NH3 बनाएगा, NCl5 या NH5 नहीं बनाएगा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, ये इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी या वेरिएबल कोवैलेंसी। इस तरह से आप सल्फर को देखो, सल्फर जो है वो कोवैलेंसी 2 भी दिखाता है, वो कोवैलेंसी 4 भी दिखाता है, और वो कोवैलेंसी 6 भी दिखाता है। और उसको आप समझ सकते हो सल्फर से कि सल्फर जो होता है वो 16 होता है, और 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, इस तरह का कॉन्फ़िगर। और ये यहां पर 3d 0। अगर आप इसको देखो, ये आउटर शेल है तो यहां पे ये 3s है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 3p जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 और ये 4, और ये जो 3d है ये खाली है। तो जाहिर सी बात है इसके पास में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कोवैलेंसी कितनी दिखाएगा, यहां 2 कोवैलेंसी शो कर देगा। लेकिन एक चीज और कि अगर ये अपना इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से और यहां शिफ्ट कर दे तो अब इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो ये कोवैलेंसी 4 भी शो करेगा। लेकिन अगर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को भी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को भी और यहां शिफ्ट कर दे, तो अब इसके पास में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कोवैलेंसी 6 भी शो करेगा। इसलिए सल्फर जो है वो कई तरीके की कोवैलेंसी शो करता है, 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है और 6 भी शो करता है। तो आप आसानी से बता सकते हो, और सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होगी और मिनिमम कोवैलेंसी 2 होगी। ओके, तो आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ रहे होंगे, कोवेलेंसी समझ में आ रही होगी किस तरह से। अच्छा, अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उसका फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट क्या हो। जिस तरह से हमने आयनिक कंपाउंड्स में देखा कि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल्स बनाते हैं और क्रिस्टल जो है वो सॉलिड होते हैं, तो नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है या नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं उनमें जो उनका फिजिकल स्टेट था वो सॉलिड था। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका फिजिकल स्टेट आप देखोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो वो गैसियस स्टेट में होते हैं, और या फिर वो क्या होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। या तो वो गैसियस होंगे ज्यादातर, और या फिर वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन अगर आप, ये नहीं है कि सॉलिड नहीं होते, सॉलिड भी होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में जाने के लिए उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा अगर होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में पास 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 जुड़े होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म करते हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उनका नहीं होता तो वो क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। जैसे कि अगर आप समझो
मीथेन को अगर हम बात करें तो गैस है। अगर मीथेन के बाद हम इथेन पर जाएं, ब्यूटेन पर जाएं, पेंटेन पर जाएं, हेप्टेन पे जाएं, ऑक्टेन पे जाएं, तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ कार्बन 1 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, और जैसे जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे किस पे, मान लीजिए कि हम यहाँ H8 18 इस तरह से पहुंच गए, ये ऑक्टेन पे पहुंच गए, तो ऑक्टेन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये क्या था, ये गैस फॉर्म में था। और जैसे जैसे हम आगे और चलेंगे और यहाँ पर कार्बन जो है वो 18 के करीब हो जाता है या 20 के करीब हो जाता है, तो वहां आप क्या देखते हो, वहां आप देखते हो ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ना। जैसे ये क्या होती है, ये पैराफिन वैक्स जो होती है, वैक्स, पैराफिन वैक्स, तो पैराफिन वैक्स में 18 से लेकर के 22 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। तो वैक्स कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ इनके बीच में इस तरह से जब आप देखोगे कि जब 8 9 10 11 12 13 14 इतने कार्बन है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, कम कार्बन एटम्स होते हैं, तो वहां पर ये गैशियस फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, गैशियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उस मॉलिक्यूल का, तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, अब आप बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है। अब देखो, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें जहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो देखो एक कंपाउंड आप पढ़ते हो, डायमंड, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और एक कंपाउंड आप पढ़ते हो ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन, दोनों कार्बन के ही फॉर्म है, ये भी और ये भी, बट दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिफरेंट है। यहां पर ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर ये लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, और डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल है वो होता है। ओके, सो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर ये सॉलिड फॉर्म होते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप इसको गैशियस और लिक्विड स्टेट में देखते हो। तो ये इसका फिजिकल स्टेट। दूसरा, अगर आप बात करो इसके मेल्टिंग पॉइंट्स की या फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो जिस तरह से हमने देखा कि सॉलिड्स और आयनिक कंपाउंड्स जो थे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके जो बीच पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स दिखाते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या है कि वहां पर उतना शेयरिंग के थ्रू हो रहा होता है, और शेयरिंग के थ्रू हो रहा होता है तो इतना ज्यादा मजबूत बॉन्ड वो नहीं है, या फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं, और उन वॉन्डरवाल फोर्सेस को आसानी से आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो वो आसानी से क्या दिखाएंगे, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अगर हम डायमंड को देखें, है ना, या फिर हम सिलिकॉन्स को देखें, ये जाइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जाइंट होता है, मतलब बहुत सारे कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारे सिलिकॉन 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 क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, हार्डेस्ट मटेरियल है, और बहुत बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल होने की वजह से इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आप बॉइलिंग पॉइंट वो देखते हैं तो वो क्या है, कम होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप इनकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको अगर आप देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है अगर फ्री आयंस कहीं पर है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो नहीं होती, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि वो नॉन कंडक्टर है। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स में बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के मिलकर बने होते हैं,
तो मैंने आपको बताया था कि वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कब? जब वो मॉल्टन स्टेट में होते हैं, पिघली हुई अवस्था में या सॉल्यूशन स्टेट में होंगे, जहां पर ये आयंस फ्री हो, किसी के प्रभाव ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन खुद ही अगर सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, फिक्स एक जगह पर रहेंगे, तो उस समय इनका जो कंडक्टिविटी है वो कम होगी। और अगर हम यहां बात करें इनकी, जो हमारे आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो इनमें तो चार्जेस होते ही नहीं है। तो चाहे ये लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे ये गैसियस फॉर्म में हो, जब चार्ज ही नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को कहां से मूव करा के लेके जाएंगे, है ना? तो बेशक हमने इनका फिजिकल स्टेट पढ़ा है, लिक्विड और गैसेस, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन ये चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रख नहीं पाते, और इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पाते तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करवा पाएंगे, इसलिए दीज आर बैड कंडक्टर्स। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये होते हैं बैड कंडक्टर्स। जबकि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, तो ग्रेफाइट क्या होता है? वो लूजली उसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लूज होता है, तो ये आराम से इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पूल है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहता है ग्रेफाइट में, जो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। ओके, इस तरह से एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, सॉल्युबिलिटी। जैसे आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी हमने देखी कि वहां पे लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो लैटिस टूट नहीं पाएगा, और टूट नहीं पाएगा तो घुल भी नहीं पाएगा। लेकिन पोलर कंपाउंड्स अगर होंगे, अगर पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, तो उसमें आसानी से घुल जाएगा, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जिनको आप नॉन पोलर कंपाउंड्स भी बोलते हो, नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इसमें पोल्स नहीं होते, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं बनाता ये। तो दैट इज वाई इसमें बहुत कम, और इनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो भी बहुत कम होती है, इसलिए ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम। और अगर ये सॉल्युबल होते भी हैं तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू सॉल्युबल होते हैं। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इट मीन सॉल्युबल है, और अगर वो उस सॉल्वेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो ये सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन बनता है जब आपका सॉल्यूट है, उसको जब आप सॉल्वेंट के साथ में मिक्स करते हो तो क्या बनता है? तो सॉल्यूशन बनता है। और ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के साथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या सॉल्युबल हो सकता है, और अगर नहीं बनाता है तो नहीं होता। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी अभी, आइसोमॉर्फिज्म। रोहिना, माइक ऑफ करो। आइसोमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया कि एक जैसी शक्ल सूरत के, आइसो मतलब सेम, और मॉर्फिज्म मतलब उसकी जो शेप है, उसकी जो आकृति है वो अगर एक जैसी हो तो आइसोमॉर्फिज्म। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर होंगे, और फिक्स डायरेक्शन में होने के साथ साथ वो रिजिड भी होते हैं। तो इस वजह से ये आइसोमॉर्फिज्म, जिसे आप आइसोमेरिज्म बोलते हो, वो ये शो करने लगते हैं, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन में, एक स्पेशल जगह पर ये प्रेजेंट हैं, तो वहां पर आप बता सकते हो कि उसका जो शेप है वो बदल गया। लेकिन जब सभी जगह ऊपर से नीचे सब सेम हो, जैसे कि NaCl में होता है, प्लस 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 चार्ज पूरा का पूरा चारों तरफ है, तो कहीं से भी जुड़ जाओ Cl जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे भी जुड़ सकता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे भी जुड़ सकता है ना? अब ये दोनों कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पर क्लोरीन ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस तरफ जुड़ा हुआ है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल है, कैसे भी जुड़ सकता है, मॉलिक्यूल वैसा ही कहलाएगा। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी उन कंपाउंड्स की जो क्या दिखाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। एक और बॉन्ड्स के बारे में आप स्टडी करते हो जिनको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और या फिर कई बार इसको बोल देते हो आप और डेटिव बॉन्ड। अभी डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, तो देखो यहां पर भी शेयरिंग होती है, लेकिन ये जो शेयरिंग होती है ये वन साइडेड शेयरिंग होती है, वन साइडेड शेयरिंग मींस हमें पता है बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड जब शेयरिंग के थ्रू बनता है तो एक एटम ये और एक दूसरा एटम ये दोनों एटम्स क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे करके शेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये जो शेयर होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट दे कि ये जो ए है इसी के पास में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही क्या कर रहा है, इस बी को प्रोवाइड कर रहा है, तो बॉन्ड में शेयरिंग का मतलब होता है दोनों का अधिकार होना। मतलब इस बी के पास में 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, और ये जो ए है इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा था, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था बी का, तो उसने क्या किया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको देकर के इसका ऑक्टेट भी पूरा कर दिया। शेयरिंग दोनों की है, उस इलेक्ट्रॉन्स पर अधिकार दोनों का है, लेकिन देने वाला क्या है, एक ही। तो जो देने वाला होता है उसको हम बोलते हैं डोनर एटम, और जो लेने वाला होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। तो ये डोनर और एक्सेप्टर, और डोनर जो देता है, जिसको देता है उसकी तरफ हम एरो के साथ में इसको शो करते हैं, इस बॉन्ड को इस तरह से एरो बना करके। तो ये एरो ये बता रहा है कि ए ने अपना जो लोन पेयर है वो दिया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर इसलिए क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना, अकेला पड़ा रहता है वो पेयर, और अकेला पड़ा रहता है तो इसको फिर क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग जो है वो वीकर होती, मतलब वीक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखो, जैसे आप बनाते हो अमोनिया, और अमोनिया को कैसे लिखते हैं, NH3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप नाइट्रोजन के ऊपर शो करते हो, और आप कहते हो कि ये क्या है, ये लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है, अगर इसके पास ये H+ आ जाए, प्रोटॉन आयन के साथ में इसको ट्रीट कराएं, तो प्रोटॉन आयन क्या है, प्रोटॉन आयन वो है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s0 है, तो ये जो s ऑर्बिटल है ये खाली है, और इस लोन पेयर को लेने के लिए खाली ऑर्बिटल का होना जरूरी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें मौजूद हो तो अब ये इलेक्ट्रॉन जाकर के 3 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अगर ये खाली होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आराम से अकोमोडेट हो जाएंगे या इसमें अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन अगर ये फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो ये नहीं बनाएगा। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या है, इसके पास में खाली ऑर्बिटल है, कौन सा, 1s0 का। तो ये जो खाली ऑर्बिटल है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले लेगा, और ये NH3 अपना लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इसको दे करके ऐसे, और ये H+ इस तरह से, और अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको आप क्या लिखोगे, ये NH3 था, एक हाइड्रोजन और हो गया तो ये NH4 हो गया, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसको हम बोलेंगे अमोनियम आयन। तो ये जो अमोनिया है और प्रोटॉन है, इनके कॉम्बिनेशन से ये अमोनियम आयन बनता है, और इस अमोनियम आयन में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को आपको मिलता है। इस तरह से एक और एग्जांपल आप बहुत जगह पढ़ते हो कि जो अमोनिया है, और एक आप पढ़ते हो BF3, ये BF3। अब ये BF3 आपको पता है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये केवल, अगर आप बोरोन की बात करें तो बोरोन क्या है, 1s2 2s2 2p1, इसका इलेक्ट्रॉन
कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आप लिखोगे, ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? केवल 3। और अगर ये 3 फ्लोरीन के साथ में कंबाइन भी हो जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा होता नहीं, बल्कि इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाता। यहां पर अमोनिया में देखें तो अमोनिया के पास में ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इसके पास के ये जो लोन पेयर है ये क्या कर देगा, ये इसको दे देगा बोरॉन को। तो इसका खुद का अधिकार भी है और इसने इसको भी दे दिया, तो अब बोरोन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का एक एडेक्ट बनता है, जो एक स्टेबल एडेक्ट होता है। और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक एग्जांपल आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं अलग अलग, उसमें आप वहां पर बता सकते हो। अगर इनकी प्रॉपर्टीज को आप डिस्कस करोगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो देखो ये आयनाइज नहीं होते वाटर में। जैसे जब आयनिक कंपाउंड्स को आपने देखा कि Na+ और Cl- आयनाइज हो जाते हैं, उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स के जो अपोजिट चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट करके और क्या बना लेंगे, एक हाइड्रेटेड एनायन बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे ये Na+ अलग हो जाएगा और वाटर का जो पार्ट है, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है, उसमें से जो नेगेटिव पार्ट है उसको ही अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस वाटर के पास में ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, और सोडियम के पास में ये, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा, तीसरे वाटर मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीजन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये जो सोडियम है वो इस तरह से कुछ घिरा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और इस तरह के मॉलिक्यूल, इस तरह के आयन को, ये जो सोडियम है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, इसको हम नीचे लिखते हैं AQ। वो AQ क्यों लिखा है, एक्वेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ घिरे हुए। ठीक है ना, तो ये जो एक्वेटेड सोडियम आयन है वो एक्चुअली में ये है, इस तरह से जो क्लोरीन होगा, क्लोराइड माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो H- है, सॉरी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है जो पॉजिटिव चार्ज रखता है पार्शियल, वो इसको अट्रैक्ट करके रखता है। ये कुछ इस तरह का। ठीक है ना, तो यहां पे ये जो क्लोराइड है ये वाटर मॉलिक्यूल से ही सराउंडेड है, लेकिन इसका ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसकी तरफ आकर के इसको अट्रैक्ट करके रखता है। तो आप इसको क्या लिखते हो, आप इसको लिखते हो Cl- AQ, एक्वेटेड सोडियम आयन या जलीय सोडियम आयन या जलीय क्लोराइड आयन। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो आयनाइज ही नहीं होता। जिस तरह से ये NaCl में Na+ और Cl- पहले आयोनाइज हो गया और उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक्वेटेड हो गया, लेकिन ये आयोनाइज ही नहीं होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप यहां पर ये बात करें इसकी, तो ये आयोनाइज ही नहीं होगा, और आयन ही नहीं बनाएगा तो सॉल्वेटेड नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और आयन नहीं बनाएगा तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब शो होती है जब आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या है, ये बैड कंडक्टर्स है। एक तो बैड कंडक्टर्स, दूसरा इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो आयनिक जो सॉल्वेंट्स हैं, जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं, पोलर सॉल्वेंट्स उसमें होगी नहीं, उसमें ये डिसॉल्व नहीं होते। वाटर के अंदर ये बहुत कम सॉल्युबल होंगे, है ना, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये ठीक से सॉल्युबल हो जाते हैं। दूसरा, ये भी रिजिड है, ये जो मॉलिक्यूल्स के ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये कैसे हैं, रिजिड, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और डायरेक्शनल भी है साथ साथ, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ही ये बॉन्ड बनेगा। ऐसे नहीं कि ये Na ये है और यहां पर H+ ऐसे शो कर दोगे, नहीं, ये हाइड्रोजन थोड़ा ना इसको दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये दे रहा है। तो आप जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे और यहां पर इस तरह से। ठीक है ना, तो ये सही तरीका है। तो ये डायरेक्शनल होते हैं एक स्पेशल डायरेक्शन के अंदर, और डायरेक्शन जहां आ जाती है वहां पर वो क्या शो करने लगता है, वहां पर वो आइसोमॉर्फिज्म शो करना शुरू कर देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो करने लगेगा या आइसोमेरिज्म शो करने लगते हैं।
और जहां डायरेक्शन नहीं है वहां पर तो कोई सी भी शेप हो वो एक ही शेप कहलाएगी, चाहे उसको कैसे भी लिख लो। और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट्स और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी अगर हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनके बीच के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके होते हैं, ना तो ये बहुत ज्यादा सख्त होते इस तरह के कंपाउंड्स और ना ही बहुत ज्यादा लूज होते। तो इस तरह से आप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स को बता सकते हो कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बीच के होते हैं आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स से। ओके, नाउ एक तरह के बॉन्ड्स और पढ़ते हो आप जिनको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड्स। आई डोंट नो वो आपके सिलेबस में है या नहीं, बट फिर भी मैं फटाफट से बता देता हूं कि मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। मेटालिक बॉन्ड जो मेटल्स में मिलेंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है मेटालिक बॉन्ड मतलब स्पेशली वो वाले बॉन्ड्स जो मेटल्स के बीच में होते हैं। मेटल जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप एक मेटल का एग्जांपल लेते हो Fe, तो अगर आप आयरन का एक टुकड़ा लेते हो तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ आयरन ही आयरन, उसमें कोई दूसरा तो है नहीं। और ये जो आयरन आयरन मिलकर के जो क्रिस्टल बनाएंगे Fe का, उसमें ये जो बॉन्ड बना है Fe और Fe के बीच का, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। और ये किस नेचर का होता है, कैसा होता है? अब एक जाहिर सी बात है यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड की कि ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड ये मिलते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड अगर मान लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, या हाइड्रोजन में देखें या कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर होगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेस। इनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो क्या है, वंडरवाल फोर्स। तो ये जो वंडरवाल फोर्स है ये इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन को पास पास रखेगा, या इसमें वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंटर मॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्सेस भी होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे वो उतने ज्यादा सख्त नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो वंडरवाल फोर्सेस हैं वो वीक होते हैं। लेकिन ये जो मेटल मेटल के बीच के जो बॉन्ड होते हैं मेटलिक बॉन्ड्स, ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। इसी वजह से जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास में एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इसके जो मॉडल्स बनाते हैं हम इसके मेटलिक बॉन्ड को समझाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस, और या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन गैस, इसका ये थ्योरी है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो गैसियस फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉन का एक तालाब हो, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन का तालाब है, अब सब ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये सब पूरा एक तालाब भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। इसमें मैंने माइनस चार्ज नहीं लगाया है जल्दबाजी में, आप ये माइनस चार्ज इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन का एक पूल है, एक तालाब है। और इस तालाब में क्या है, ये Fe, जो ये जो एटम्स हैं ये Fe, ये तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके तालाब के बीच में क्या है, ये Fe है। तो इनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा मजबूत होगा कि ये Fe या कोई भी मेटल दूसरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके साथ में फॉर्म करा होगा, और एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही रिजिड मॉलिक्यूल जो है, सॉरी जो क्रिस्टल है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पूल या गैस, इलेक्ट्रॉन गैस, आप ये गैस इसलिए कि सब ये बिखरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक गैसियस एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर ये Fe जो है वो इस गैसियस फॉर्म के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच का एक बहुत अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर रहता है। और ये अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है वही इसके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो वहां आप इसको समझ सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसमें एक मेटेलिक लक्ष्यर होता है,
हम हर मेटल्स के अंदर एक अपनी खुद की एक चमक होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब लाइट इस पर पड़ती है, इसकी सरफेस पर लाइट जब पड़ेगी, तो ये सरफेस की लाइट को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट रेडिएशन की एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या करेगा, हायर एनर्जी शेल में चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन हायर है। और हायर एनर्जी सेल इसके लिए कैसे है, अनस्टेबल शेल है, वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो एनर्जी को एमिट करता हुआ लौटेगा, वो भी किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा। तो वही इमिटेड लाइट जो है, वो निकलने वाली लाइट जो है, उसकी वजह से इसमें एक चमक क्रिएट हो जाती है। इसलिए जितने भी मेटेलिक सरफेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। क्यों होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट आपकी पड़ती है वो इसको एक्साइट करती है, ये वापस अपनी एनर्जी को लूज करके अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है और लाइट को एमिट करता है। तो ये लाइट जो इमिट होती है उसकी वजह से ही इसमें एक चमक आ जाती है, इसको हम मेटेलिक लश्यर बोलते हैं। अब इसमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री आयंस हैं, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये बैड कंडक्टर नहीं है। ये कैसे हैं, बहुत ही पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ये होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा अच्छे से पास करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इसमें हो जाती है, क्यों, क्योंकि अगर आप हीट एनर्जी भी देते हो तो हीट एनर्जी को ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, और हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हीट कंडक्टर भी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है ना। और साथ में इसमें बॉन्ड को ये ब्रेक भी नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूल है, इलेक्ट्रॉन का तालाब है। तो एक उस तालाब में, जैसे अगर आप तालाब में खुद तैरो, तो तालाब का पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सकता है, किसको, चाहे वो हीट हमने प्रोवाइड की हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है कि आप इस पर अगर आप प्रेशर लगाते हो ना, अगर आप इस आयरन पर अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये इसको तोड़ेगा नहीं, बल्कि इलास्टिक होगा, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा, है ना। तो इसमें एक तरह का गुण आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ये इसको आप फोर्स लगा लगा करके इसको क्या कर सकते हो, पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, चादर बना सकते हो इनकी। आप ये डक्टिलिटी इसमें होती है, मतलब वायर्स बना सकते हो इसको। आप जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो आप इसको डक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी या डक्टिलिटी। ओके, सो ये कुछ आपके बॉन्ड्स थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया।